विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 कर रहे हैं हम, क्योंकि भारत का संवैधानिक विकास कर रहे थे। 1919 तक के एक्ट हमने पढ़ लिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड पढ़ लिया। अब आज क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 का 75% भाग हमारे संविधान में है, बताया था। थोड़ा पहले फ्लैशबैक में जाते हैं कि जरूरत क्या पड़ी, क्या हुआ था, क्या घटनाएं चल रही थी 1935 के आसपास, मतलब इससे पहले क्या हुआ था ऐसा कि 1935 का एक्ट लाना पड़ा और इसके प्रावधान क्या क्या थे। तो सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में एक प्रावधान यह था कि कुछ समय, मतलब 10 साल के बाद, कितने साल के बाद, 10 साल के बाद जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है यानी 1919 का अधिनियम है, उससे क्या प्रगति हुई इसकी समीक्षा करनी थी, एक आयोग गठित किया जाना था। फिर बता दूं कि 1919 के एक्ट में, भारत सरकार अधिनियम 1919 के एक्ट में एक प्रावधान ये था कि क्या होगा कि 10 साल बाद ब्रिटेन में, कहां पर, ब्रिटेन में, ब्रिटेन की संसद एक आयोग गठित करेगी जिसका काम क्या होगा कि भाई 1919 के अधिनियम से प्रगति जो हुई है उसकी समीक्षा करनी थी। उस आयोग ने क्या करनी थी, लेकिन क्या हुआ कि वहां पर चल रही थी कौन सी सरकार, भाई दो पार्टियां होती है ना ब्रिटेन में, एक होती है लेबर पार्टी और एक होती है कंजर्वेटिव। कौन सी, वहां पे कंजर्वेटिव सरकार चल रही थी। अब कंजर्वेटिव सरकार चल रही थी तो इलेक्शन आने वाले थे, 8 साल, मतलब लगभग इस बात को 1919 को गए हुए 8 साल हो चुके थे, इलेक्शन होने थे और पूरी जो संभावना थी वो ये थी कि लेबर पार्टी आएगी। क्या आएगी, अब कंजर्वेटिव सरकार ने यह सोचा कि अगर लेबर पार्टी आ गई, और लेबर पार्टी ने क्या कर दिया, आयोग बना दिया और आयोग में माना भारतीयों को भी शामिल कर दिया, और उन्होंने 1919 के एक्ट की अगर समीक्षा कर दी प्रगति की, तो सच्चाई बाहर आ जाएगी, सच्चाई, क्योंकि कई दोष थे उसमें, और जब दोष सामने आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1919 का एक्ट एक तरह से क्या हो जाएगा, मतलब हमारा जो काम है वो विफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विफल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया कि 10 साल से पहले ही क्या कर दिया, एक कमीशन की नियुक्ति की जिसको बोलते हैं साइमन कमीशन। क्या बोलते हैं, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय एक आयोग गठित किया, 7 सदस्यीय एक आयोग गठित किया। अब फिर दोबारा अध्यक्ष कौन थे, सर जॉन साइमन था, जो भी बोलना है आपने, सर जॉन साइमन था। ठीक है, अन्य 7 सदस्य कौन थे, लॉर्ड बर्न था, एडवर्ड के डागान था, बर्नन हामशान था, CR एटली था, GR लेन फॉक्स था, हेम अर्ल कोना था। ये इतने लोग थे और नाम से ही पता चल रहा है कि जन्म से ये अंग्रेज थे। क्या थे, इसीलिए इस आयोग को क्या कहा गया, व्हाइट कमीशन कहा गया, श्वेत आयोग कहा गया। क्या कहा गया, तो भारतीयों ने कहा कि भाई इस आयोग में भारतीयों को क्यों नहीं दिया गया स्थान, इसमें तो सारे के सारे अंग्रेज हैं, सातों के सातों, है ना। तो 7 सदस्य में 1 2 3 4 5 6 तो हो गए सदस्य, 1 हो गया अध्यक्ष, सबके सब क्या अंग्रेज। तो भारतीयों ने इसलिए विरोध किया इसका कि भाई ये व्हाइट कमीशन है और ये क्या है, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, इसलिए हम साइमन कमीशन का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अब भारतीय कैसे करेंगे विरोध, तो भारतीयों की जो संस्था है वो कौन है, कांग्रेस। उस जमाने में क्या थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ 1927 में। कब हुआ, अध्यक्ष थे MN अंसारी। कौन थे, MN अंसारी। तो ये कहा गया उस मद्रास अधिवेशन में, MN अंसारी की अध्यक्षता में जो हुआ, उन्होंने कहा साइमन आयोग का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा। क्या किया जाएगा, साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार किया जाएगा, क्योंकि ये व्हाइट कमीशन है, इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं है, और क्योंकि ये जो 1919 की प्रगति की जो समीक्षा देंगे ये पहले से ही इन्होंने क्या कर रखा है, बना रखा है, ये असली चीज आने नहीं देंगे, इसलिए हम इसका क्या करते हैं, पूर्ण बहिष्कार करते हैं। इतना समझ में आ गया। डेट याद रखनी भैया, मॉडर्न शुरू हो गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, बंबई पहुंचा या मुंबई पहुंचा। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन कहां पहुंचा,
30 जून 1930 को उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या की? आयोग के विरोध के बावजूद उसकी अनेक बातों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्थान दिया गया। क्या दिया गया? आयोग का इतना विरोध हुआ यहां पर, यह पता है आपको कितना विरोध हुआ? 3 फरवरी 1928 को आयोग बंबई पहुंचा। पूरे देश में साइमन गो बैक के नारे लगे। क्या लगे? मैं घटनाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। साइमन गो बैक के नारे लगे तो लाला लाजपत राय भी आए। लाला लाजपत राय आए तो क्या हुआ? लाठीचार्ज हुआ। किसने किया? किसने किया? सैंडर्स ने किया। किसने किया? सैंडर्स था जो पुलिस अधीक्षक था, ठीक है, उसने किया। लाला जी के सिर पर क्या हो गया? एक लाठी पड़ गई। लाठी पड़ गई तो क्या हो गया? कुछ समय बाद लाला जी की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल, एक्सट्रीमिस्ट, पता है ना। अब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। लाला जी ने मरने से पहले कहा कि मेरे ऊपर किया गया एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेज साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। क्या होगी? अब लाला जी की जब डेथ होगी तो लाला जी ने यार डीएवी जैसे कॉलेज खोले थे। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज जो थे, मेरे ख्याल से लाहौर में उन्हीं की वजह से स्थापित हुआ था। उस लाहौर में पढ़ रहे थे कुछ जवान लड़के जिनका खून क्या था? गर्म था। और वो कौन थे? भगत सिंह जैसे लोग। कौन थे? भगत सिंह, सुखदेव, मतलब अलग अलग जगह से आए थे ये। लेकिन भगत सिंह ने कहा कि लाला जी की, मतलब जितने भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने उस कंसेप्ट को उठाया था जो आयरलैंड में चल रहा था। आयरिश जो क्रांति हो रही थी, क्योंकि यूके ने आयरलैंड पर भी कब्जा किया था और आयरलैंड के लोग ब्रिटेन के लोगों को मार रहे थे, बड़े अधिकारियों को। तो भगत सिंह और उसके साथियों ने कहा कि सैंडर्स की तो हत्या करनी पड़ेगी भैया। क्या करनी पड़ेगी? तो सैंडर्स की हत्या की जाती है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के द्वारा। किसके द्वारा? पता है ना। और कमाल की बात है कि भगत सिंह, अंग्रेजों को पता ही नहीं चलता कि हत्या किसने की। अगर भगत सिंह का एक साथी, सुखदेव, राजगुरु का एक साथी क्या ना करता भाई, भगत सिंह ने हत्या कर दी सैंडर्स की, पता नहीं है। भगत सिंह का एक केस चल रहा था, असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ, केस चल रहा था, बट उस पर ये तब तक पता नहीं था अंग्रेज सरकार को कि भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की है। लेकिन एक मुखबिर, जो एक साथी था, गद्दार जिसको बोलते हैं, उसने क्या कर दिया? बता दिया कि यही है जिसने सैंडर्स की हत्या की थी। बस वहीं से क्या हो गया, फिर दूसरी कार्रवाई भी शुरू हो गई। उसके बाद फिर फंसते 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 चले गए और फिर उसके बाद आपको पता है कि फांसी पे झूलना पड़ा। किसको? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। उस गद्दार का नाम आपके लिए होमवर्क है कि वो कौन था। था तो क्रांतिकारी वो, लेकिन बाद में डर गया वो। किस चीज से? अभी नहीं, बाद में कर लेना। ये लीजेंड ऑफ भगत सिंह काफी ऐतिहासिक तथ्यों पर बनी हुई पिक्चर है, उसको ढंग से देखना, काफी कुछ उसमें सच बता रखा है, ठीक है। पहली पिक्चर मुझे ऐसी लगी होगी, या तो पुरानी पिक्चरें होती थी या नई पिक्चरों में लीजेंड ऑफ भगत सिंह, अजय देवगन ने भूमिका की है, उसमें काफी कुछ ऐतिहासिक बताया गया है, ठीक है, उसको देख लेना एक बार। चलो, तो भैया 1935 में स्थान दिया भारत सरकार अधिनियम 1935 में, ये जो साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है उसको भी स्थान दिया गया। इतना समझ में आ गया? चलो जी, अब क्या हुआ? फिर दूसरी घटना। एक भारत सचिव था लॉर्ड बर्कनहेड। कौन था? लॉर्ड बर्कनहेड। कौन था? उसने साइमन कमीशन का विरोध करने वाले नेताओं को कहा कि आप ही एक ऐसा संवैधानिक मसौदा तैयार कीजिए जो आपके सारे दलों को क्या हो, अलग अलग दल थे ना भाई, जो सबको क्या हो, स्वीकार हो। जैसे मुस्लिम लीग भी उसे स्वीकार करे, कांग्रेस भी, कांग्रेस ने तो करना ही था, कांग्रेस भी स्वीकार करे, मुस्लिम लीग भी स्वीकार करे, हिंदू महासभा भी स्वीकार करे, सब स्वीकार करें उसको। तो ऐसे छोटे मोटे कई तरह के क्या थे, विचारधाराएं चल रही थी देश में। तो कौन था बर्कनहेड? भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। उसने चुनौती दे दी भारतीय नेताओं को, और उस चुनौती को स्वीकार किया। किसने? प्रयागराज, इलाहाबाद, आनंद भवन, बड़े बैरिस्टर मोतीलाल नेहरू, कांग्रेसी। कौन? नेहरू जी को विरासत में मिला था क्या? हालांकि प्रयास किया नेहरू जी ने, अपने प्रयास अलग किए, लेकिन पीछे से जो पिता की विरासत थी वो ठीक ठाक थी। क्या थी? मोतीलाल नेहरू ने कहा कि मैं बनाऊंगा वैसा संविधान। तो एक क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू और उनके साथ 10 लोग और क्या हुए,
नेहरू समिति बनी है। क्या बनी? नेहरू समिति बनी। मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे और जो सचिव थे, कमाल की बात है, वो जवाहरलाल नेहरू थे। बेटे बन गए सचिव और अध्यक्ष बन गए पिताजी। सुभाष चंद्र बोस भी थे। ये तीनों लोग कांग्रेस से थे। किससे थे? तीनों लोग कांग्रेस से थे। सर अली इमाम, शुआब कुरैशी और एम.एस. आणे, नहीं, सर अली इमाम और शुआब कुरैशी जो थे वो क्या थे? मुस्लिम लीग से थे। किससे थे? मुस्लिम लीग से थे। एक बार क्वेश्चन बना, कुरैशी से याद आया कि पैगंबर मोहम्मद साहब किस वंश में थे? आंसर, कुरैशी परिवार में थे। किस परिवार में थे? कुरैशी परिवार में थे। ठीक है। अच्छा, एम.एस. आणे जो थे वो हिंदू महासभा से थे। एम.आर. जयकर थे, वो भी हिंदू महासभा से थे। दो लोग हिंदू महासभा से थे। कौन कौन? एम.एस. आणे और एम.आर. जयकर। जी.आर. प्रधान जो थे वो हरिजन पार्टी से थे। सर मंगल सिंह जो थे वो सिखों की तरफ से थे। तेज बहादुर सप्रू जो थे वो उदारवादी थे। उदारवादी मतलब नरमपंथी। और एन.एम. जोशी, नारायण एम.एन. जोशी, एम.एन. जोशी, एन.एम. जोशी, नारायण मल्हार जोशी, ये श्रमिक संघ से थे। किससे थे? श्रमिक संघ से थे। तो ये 11 लोगों ने मिलकर एक नेहरू समिति बनी। ठीक है जी। नारायण मल्हार जोशी है ना। एन.एम. जोशी होना चाहिए था, किताबों में कई जगह पे एम.एन. जोशी लिखा हुआ, तो उसको एन.एम. जोशी, नारायण मल्हार जोशी। ठीक है। किससे थे? श्रमिक संघ से। इतना समझ में आ गया। अब क्या हुआ? नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या की? कब की? फिर डेट याद करनी है आपने। 10 अगस्त 1928 को नेहरू समिति ने अपनी रिकमेंडेशन या रिपोर्ट प्रस्तुत की। अपना एक संवैधानिक जो मसौदा था वो क्या कर दिया। और यहां पे आप देख रहे होंगे गड़बड़ कर दी इन्होंने। मोहम्मद अली जिन्ना को जगह ही नहीं दी। किसको? भैया, मुस्लिम लीग से सर अली इमाम था, शुआब कुरैशी था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने मतलब सम्मान नहीं दिया गया उस तरह का। ठीक है। अब नेहरू रिपोर्ट ने क्या कहा? नेहरू रिपोर्ट ने सबसे पहले तो औपनिवेशिक स्वराज मांगा, डोमिनियन स्टेट। ये गड़बड़ था। और इस समय तक कांग्रेस की मांग यही थी, औपनिवेशिक स्वराज। मतलब इस समय तक कांग्रेस ये नहीं सोचती थी कि हम आजाद होंगे या हम क्या होंगे, हम समझ रहे हो, रिपब्लिक होंगे, कुछ नहीं। वो तो मैंने कहा क्रांतिकारियों ने कहा नहीं, औपनिवेशिक स्वराज नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। और फिर वो बात धीरे धीरे कांग्रेस के अंदर आ गई। और जो युवा थे, युवा कौन थे? नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस उस समय युवा थे। तो नेहरू ने फिर लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज का नारा देना पड़ा, क्योंकि जनता को कंसेप्ट कौन सा अच्छा लगा? पूर्ण स्वराज का। समझ में आ गया? औपनिवेशिक स्वराज नहीं। लेकिन नेहरू रिपोर्ट में पहला जो पॉइंट था वो था औपनिवेशिक स्वराज। क्या था? डोमिनेंट स्टेटस। दूसरा, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन। दूसरा जो पॉइंट था नेहरू रिपोर्ट का वो क्या था? केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन। तीसरा था प्रांतीय स्वतंत्रता। तीसरा क्या था? प्रांतीय स्वतंत्रता। चौथा था सर्वोच्च न्यायालय की तत्काल स्थापना, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। पांचवा था देशी रियासतों को केंद्र के अधीन लाया जाना। जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो सब किसके अधीन आएंगी? केंद्र के अधीन आएंगी। फिर अगला था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की समाप्ति। कम्युनल जो आपकी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली थी, जैसे मुसलमानों के लिए 1909 में दिया था कि मुसलमानों के लिए क्या सेपरेट इलेक्टोरल कॉलेज, वो खत्म होना चाहिए, मोतीलाल नेहरू ने भी कहा। फिर मौलिक अधिकार आदि आदि मांगे गए। ये किसने नेहरू रिपोर्ट में बोला गया, पेश किया। नेहरू रिपोर्ट का विरोध कर दिया जिन्ना ने। किसने? बर्कनहेड ने कहा था भैया कुछ ऐसा लेके आना जो सभी दलों को क्या हो, मान्य हो, सभी दल जिसको माने। सबसे पहले विरोध किसने किया? जिन्ना ने। जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग रख दी। क्या मांग रख दी? 14 सूत्री मांग रख दी। और कब रखी? फिर डेट याद करनी पड़ेगी आपको। 29 मार्च 1929। 29 मार्च 1929। इसके बाद ब्रिटेन में आपको पता 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए, 1930, 1931, 1932। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि बनकर गए। ठीक है। और वो जो गुस्ताख रोमन थे उन्होंने ये भी पूछा कि किस जहाज से गए। कौन गुस्ताख रोमन? अब जालिम से नया शब्द आ गया, गुस्ताख रोमन। कौन?
उन्होंने ये भी पूछा कि किस पानी के जहाज से गए, जिस पानी के जहाज से गए उसका नाम क्या था? राजपुताना। क्या नाम था? राजपुताना नामक जहाज से गए। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन होता है भाई। महात्मा गांधी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में राजपुताना नामक जहाज से गए थे। और एक आगे चलकर आप रेटिंग्स विद्रोह पढ़ेंगे, नौसेना विद्रोह होता है, उसमें फिर पूछता है वो किस जहाज से शुरू हुआ, तो तलवार नामक जहाज से शुरू हुआ। जहाजों के भी नाम होते हैं, जैसे अभी भी होते थे, अभी भी होते हैं। हमारे जो नेवी के जो जहाज हैं उनके नाम होते हैं। INS विक्रांत, नाम सुना होगा, सबसे प्रसिद्ध, प्रत्येक भारतीय जानता है ये नाम, INS विक्रांत। ठीक है, तो चलो जी, 14 सूत्री मांग कर दी। फिर 1930 में प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 32 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, है ना। और यहीं पर कहा गया था अर्धनंगा फकीर, किसको? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी कम कपड़े पहनते थे, वहां सब बुके लेके खड़े हो रखे। गांधी जी राजपुताना से उतरे, वो आगे भी चले गए, वो वहां पे खड़े हुए ही सारे लोग। कौन? अब आएंगे तो पता नहीं कौन होंगे, महात्मा गांधी, है ना, गांधी, महात्मा गांधी आएंगे अब। और जब वो देखा भाई, लोगों ने बोला होगा भाई चले गए महात्मा गांधी आगे, बहुत तेज चलते थे, तो फिर कहा ये अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी है। ठीक है, अब महात्मा गांधी की स्ट्रेटजी थी वो कि भाई कपड़े कम पहनने हैं, दूसरों को खाली उपदेश नहीं देते थे, खुद भी कम कपड़े पहने। उन्होंने क्या किए, जब उन्होंने चरखे बंटवाए और जब उन्होंने कहा भाई 2 जोड़ी कपड़े काफी होते हैं, कम कपड़े पहनो, मैं भी कम कपड़े पहनूंगा। ठीक है, तो उन चीजों को फॉलो किया, इसलिए महात्मा गांधी ऐसे नहीं कहा जाता है। नो कंट्री अदर देन इंडिया, नो रिलीजन अदर देन हिंदुइज्म कुड हैव प्रोड्यूस्ड गांधी। समझ में आया? चलो जी, फिर क्या हुआ भाई? 1933 में श्वेत पत्र आया। क्या आया? अच्छा, मैं पूछना भूल ही गया, अर्धनंगा फकीर किसने कहा? गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल। किसने कहा? विंस्टन चर्चिल, है ना, चर्चिल। चलो, अच्छा, फिर क्या हुआ? व्हाइट पेपर, जो भारत सरकार के भी जो डॉक्यूमेंट जो प्रकाशित होते हैं वो श्वेत पत्र पर होते हैं। किस पर होते हैं? और ब्रिटिशर्स के भी श्वेत पत्र पर होते थे। और अभी आपने ये भी पढ़ना है कि पढ़ते थे पहले, अब तो जरूरत नहीं पड़ती उनकी, कि ग्रीन बुक किसकी है, ऑरेंज बुक किसकी है। अलग अलग देशों की जो सरकारी दस्तावेज होते हैं वो अलग अलग कलर पर क्या होते हैं, छपते हैं। तो ऑरेंज बुक किस देश की है, ग्रीन बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है, तो ढूंढ के रख लो तब तक, है ना। अब श्वेत पत्र जारी किया। क्या किया? कब किया? 1933 में ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया, नए संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिस पर विचार के लिए लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक संयुक्त समिति का गठन किया गया। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार विधेयक संसद में पास होने के बाद 4 अगस्त 1935 को ब्रिटिश सम्राट की आज्ञा पाकर भारत सरकार अधिनियम 1935 बना। ये लॉर्ड लिनलिथगो का नाम सुना है आपने? यहां से भी क्वेश्चन बना एक बार, क्या बना होगा बताओ तो, कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? आंसर लॉर्ड लिनलिथगो का था। किसका था? वाइसरायों में सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो लॉर्ड लिनलिथगो का था। देखना कब से कब तक। अब भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में अंतिम तथा सबसे बड़ा और सबसे जटिल दस्तावेज था 1935 का एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इतना समझ में आ गया? अंतिम, सबसे बड़ा और जटिल, याद रहेगा? हाँ जी। इसमें 321 अनुच्छेद थे भैया, पहले तो ये याद कर लो। 321 आर्टिकल थे, 10 अनुसूचियां थी। कितनी? 14 भाग थे। कितने? 14 भाग थे। हाँ जी, हाँ, तो लगा लो 8 साल रहा ये आदमी। कौन? लिनलिथगो। सबसे लंबा कार्यकाल इसलिए बोल रहा हूं मैं। हाँ, तो 321 अनुच्छेद थे भाई, 10 अनुसूचियां थी, 14 भाग थे। वर्तमान भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है, ये आपको जानते हैं, 75% हमारे संविधान में। अब इसमें था क्या? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले, अखिल भारतीय संघ की स्थापना। क्वेश्चन पूछेगा कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अब ये अखिल भारतीय संघ होता क्या है? तो
अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया इसमें। ये अखिल भारतीय संघ कैसे बनना था, क्योंकि उस समय 11 ब्रिटिश प्रांत थे देश में। कितने? जो ब्रिटिशर्स ने घेरे हुए थे वो 11 प्रांत थे, तो 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे। कितने? 6 कमिश्नरी क्षेत्र थे। और साथ में उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था, उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाह रहे थे। अब ये जो स्वेच्छा शब्द है ना, इससे ये पता चलता है कि अंग्रेज यहां पर आए, उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया साम्राज्य, जाते हुए वो वही काम करना चाह रहे थे। जैसा कि आप देखते होंगे कि जब बच्चा पतंग लूटता है तो और बच्चे भी आते हैं। पतंग जिसके हाथ में रहती है तो वैसे कायदे से उसी की होनी चाहिए। सारे बच्चे आते हैं तो और ना लूट लें तो क्या करते हैं, पतंग को फाड़ फोड़ के। वैसे ही चाहते थे अंग्रेज कि प्रिंसली स्टेट्स कभी ना मिलें। किसमें? इसीलिए क्या शब्द जोड़ा? स्वेच्छा। और अगर यही जुड़ा रहता और आगे अगर पटेल ना होते तो आप लोगों की रियासत अलग होती। आज क्या होती? आपको ये चंद्रभागा पार करने के लिए वीजा बनाना पड़ता कि भाई प्रिंसली स्टेट में जा रहे हैं हम। या हैदराबाद एक अलग देश होता, जूनागढ़ एक अलग देश होता, है ना। तो पटेल को क्या करना है आपने? धन्यवाद करना है। और पटेल एक मूवी देखनी है आपने, कौन किसने भूमिका अदा कर रखी? पटेल। आप लोगों को शायद बोरिंग लगेगी, लेकिन उसमें देखना आपकी पटेल की भूमिका क्या थी देश में। ठीक है, पटेल नाम है पिक्चर का, वो देखिए। ये पिक्चरें हिट नहीं होती हैं, पता नहीं क्यों नहीं होती। परवेश रावल ने भूमिका अदा कर रखी है उसमें। किसने? परवेश रावल। चलो, तो भाई 6 कमिश्नरी और उन देशी रियासतों से मिलकर होना था जो स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहते हैं। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में शामिल होना आवश्यक था। ब्रिटिश प्रांत तो होने ही होने थे। कितने थे? 11 ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, 6 कमिश्नरी ने भी होना ही होना था। ठीक है, देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, अतः यह प्रस्ताव मूर्त रूप न ले सका। यद्यपि अखिल भारतीय संघ अस्तित्व में नहीं आया, लेकिन 1 अप्रैल 1937 को प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी गई। क्या कर दी गई? अब 1935 का सबसे इंपॉर्टेंट, जो दूसरा इंपॉर्टेंट वो ये है कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दे दी गई और केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। क्या किया गया? केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। अब केंद्र में द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? केंद्र में द्वैध शासन का मतलब होता है कि 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में जो स्थापित द्वैध शासन था, इस अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया तथा केंद्र में लागू किया गया। आईएएस में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, इस उद्देश्य से केंद्रीय प्रशासन के विषयों को 2 भाग। मेन चीज क्या होती है? विषय। मेन चीज क्या होते हैं? पहला विषय था रक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। क्या था? जैसा हमने 1919 के एक्ट में पढ़ा। रक्षित में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रखे गए, हस्तांतरित में थोड़ा कम महत्वपूर्ण। अब वाइस रॉय और उसकी कार्यकारिणी, यानी गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल इन काउंसिल, गवर्नर जनरल इन वाइस रॉय एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल, किसका शासन चलाती थी? रक्षित का। किसका? और हस्तांतरित का कौन चलाते थे? गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय एंड भारतीय मंत्री। कौन चलाते थे? भारतीय मंत्री, जो कि केंद्रीय विधान मंडल में या विधान परिषद में या विधानसभा में क्या होते थे? रहते थे। अब बताता हूं मैं, केंद्रीय प्रशासन के विषयों को रक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में वर्गीकृत किया गया। रक्षित विषय में क्या क्या आते थे? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, डिफेंस। नंबर 1 डिफेंस, बड़े इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर 2 विदेशी मामले। नंबर 3 धार्मिक विषय। नंबर 4 जनजातीय क्षेत्र। ठीक है, का प्रशासन गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय और उसकी परिषद करती थी। ठीक है जी। और अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होती थी। किसके माध्यम से? भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति, ब्रिटिश सरकार कहां थी? ब्रिटेन में। ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी होती थी। ठीक है। हस्तांतरित विषयों में कौन कौन आते थे? कम महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आते थे। तो हस्तांतरित विषयों का प्रशासन कौन? गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय और उसकी मंत्री परिषद। वो मंत्री परिषद जिसमें भारतीय मंत्री भी होते थे। मंत्री परिषद की सहायता से करता था, जो विधानसभा के प्रति, केंद्रीय विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता था। किसके प्रति? केंद्रीय विधानसभा मतलब लोकसभा। आज की लोकसभा को उस समय क्या बोलते थे? केंद्रीय विधानसभा। ठीक। इस प्रकार केंद्रीय कार्यकारिणी के 2 भाग थे, एक गवर्नर जनरल और उसकी परिषद और दूसरा गवर्नर जनरल और उसके मंत्री परिषद। इतना समझ में आ गया?
तो द्वैध शासन बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? और द्वैध शासन का जो पापा है वो लियोनिल कार्टिस है। कौन है? वो कंसेप्ट लेके आया था। ये क्या लेके आया था? लियोनिल कार्टिस लेके आया था। और उसकी किताब भी है, डायर की। कौन सी किताब है? डायर की। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा भाई। अब प्रांतीय स्वायत्ता का क्या मतलब होता है? प्रांतीय स्वायत्ता में विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रांतों को दे दिया गया। समझ रहे हो? लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। ऐसे समझ लो कि विधि निर्माण हेतु वर्गीकृत केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में से प्रांतीय विषयों पर, किस पर? स्टेट लिस्ट जिसको आज आप बोलते हो, पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतों को, प्रोविंसेस को ही दे दिया गया। इसी को बोलते हैं प्रांतीय स्वायत्ता। आज भी स्टेट लिस्ट पर स्टेट ही बनाता है। स्टेट का लेजिस्लेचर ही क्या करता है? कानून बनाता है। ये पता है? अगर हम आर्टिकल 249 को छोड़ दें तो आर्टिकल 249, 250, 251, 53 इनको अगर छोड़ दें, ये कुछ स्पेशल वो होते हैं, तो फिर क्या स्टेट लिस्ट पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट को ही होता है। आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव, उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिलना चाहिए, तो वो अधिकार किसको मिल जाता है? संसद को मिल जाता है। इतना समझ में आ गया? तब संसद उस पर कानून बना सकती है। और संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून सिर्फ 1 वर्ष तक के लिए क्या रहता है? एक साल बाद फिर राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से फिर प्रस्ताव पारित करेगी कि देश हित में, किसमें? स्टेट लिस्ट के इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिलना चाहिए। फिर संसद बनाएगी, फिर 1 साल चलेगा। और ऐसे अनंत समय तक राज्यसभा क्या कर सकती है? संसद को राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिलवा सकती है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो प्रांतीय स्वायत्ता का मतलब पता चल गया होगा आपको? पता चला? ठीक है। तो प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का आत्यंतिक अधिकार प्रांतों को दे दिया गया और उन पर से केंद्र का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया। अब प्रांतों के गवर्नर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते थे, ना कि गवर्नर जनरल के अधीन। इतना समझ में आ गया? अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। फेडरल कोर्ट, जिसको आज आप सुप्रीम कोर्ट बोलते हो, उसको पहले क्या बोलते थे? फेडरल कोर्ट बोलते थे। संघीय न्यायालय दिल्ली में स्थित था। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। उनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? यानी जब सुप्रीम कोर्ट बना तो कुल 7 न्यायाधीश थे, उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब यहाँ चीफ जस्टिस थे और बाकी 6 क्या अन्य न्यायाधीश हो सकते थे। उसके निर्णय के विरुद्ध अपील प्रिवी काउंसिल, राजा की जो कोर्ट होता है वहीं पर हो सकती थी, प्रिवी काउंसिल में की जा सकती थी। 1 अक्टूबर 1937 से यह न्यायालय कार्यरत हो गया। काम करना कब शुरू किया इसने? फेडरल कोर्ट ने 1 अक्टूबर 1937 से। इसको प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शदात्री यानी ओरिजिनल, अपीलेट और एडवाइजरी क्षेत्राधिकार प्राप्त था। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जाएंगे तब हम वहां पे पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता, ठीक है, दूसरी हम पढ़ेंगे अपीलेट क्षेत्राधिकारिता, फिर हम पढ़ेंगे परामर्शदात्री क्षेत्राधिकारिता। हल्का हल्का समझा देता हूं। जैसे परामर्शदात्री है जैसे सुप्रीम कोर्ट की, तो आपको पता होगा कि संविधान में यह लिखा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेना समीचीन होगा, समीचीन होगा मतलब ठीक होगा, तो राष्ट्रपति आर्टिकल 143 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है। क्या कर सकता है? ना तो सुप्रीम कोर्ट राय देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई राय को मानने के लिए बाध्य है। समझ में आया? तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। तो उस जमाने में भी सुप्रीम कोर्ट को कुछ, फेडरल कोर्ट को कुछ क्या दे रखे थे? अधिकार दे रखे थे।
अब जैसे ये बोल रहा कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता, तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो वहां पे हम सुप्रीम कोर्ट की जब प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता पढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि अगर एक तरफ संघ है और एक तरफ एक या एक से अधिक राज्य हैं, उनके बीच में विवाद हो रखा, तो उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगा, कोई हाई कोर्ट नहीं करेगा। या एक तरफ संघ है, दो या दो से अधिक क्या है राज्य हैं, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में विवाद है, तो उसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये सुप्रीम कोर्ट की क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकारिता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो उस जमाने में भी दिया गया होगा भाई। और जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे इस संघीय न्यायालय के, इस फेडरल कोर्ट के, वो कौन थे? सर मॉरिस गुएर। कौन थे? सर मॉरिस गुएर थे। और 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे। 6 अन्य न्यायाधीशों में 2 भारतीय थे। तो भैया उन 2 भारतीयों के नाम याद करने पड़ेंगे आपको, बाकी अंग्रेजों के नाम याद करो ना करो। गुएर का याद करना पड़ेगा, सर मॉरिस गुएर। और 2 भारतीय जो थे उनका नाम था जस्टिस M.R. जैकब। M.R. जैकब। अब दूसरे थे जस्टिस M.S. सुल्तान। कौन थे? M.S. सुल्तान। समझ में आ गया, ठीक है जी। अब अगला जो पॉइंट है 1935 के एक्ट का, वो है शक्तियों का विभाजन। क्या 1935 के एक्ट में केंद्र और प्रांतों के मध्य शक्तियों के विभाजन के लिए 3 सूचियां बनाई गई। एक थी संघ सूची, जिसको यूनियन लिस्ट बोलते हैं, आज भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। उस जमाने में भी 1935 के एक्ट में संघ सूची 59 विषय दिए गए थे। कितने? प्रांतीय सूची यानी स्टेट लिस्ट, उसमें 54 सब्जेक्ट दिए गए थे। और एक थी समवर्ती सूची, उसमें 36 सब्जेक्ट दिए गए थे। ठीक है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाली अलग पढ़नी है हमने। कितने कितने? 97, 66 और 47। यूनियन लिस्ट में कितने? स्टार्टिंग में 97, फिर स्टेट लिस्ट में कितने? 66 और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने? 47। और फिर वर्तमान अलग पढ़ने की, इस समय कितने हैं? कितने कितने हैं? 100, 61 और कुछ ऐसे है ना। हाँ, तो उसको याद करना है आपने। फिलहाल मैं आगे बढ़ रहा हूं कि 1935 के एक्ट में संघ सूची में 59 सब्जेक्ट थे, प्रांतीय सूची में 54 सब्जेक्ट थे, समवर्ती सूची में 36 सब्जेक्ट थे। अवशिष्ट विषय, रेजिडुअल जो विषय थे, सब्जेक्ट थे, वो किसमें दिए गए? कुछ आपातकालीन अधिकार वाइसरॉय को सौंपे गए। किसको सौंपे गए? वाइसरॉय को सौंपे गए। अब ये छोटा सा पॉइंट है, यहां पर यूपीएससी की नजर पड़ती है कि अवशिष्ट विषय किसे दिए गए। वर्तमान में भी अवशिष्ट विषय केंद्र के पास है हमारे देश में। किसके पास है? जबकि अवशिष्ट विषय राज्यों के पास होने चाहिए। किसके पास होने चाहिए? भाई जो बचा खुचा है वो राज्यों को दे दो यार, वो भी केंद्र ने रख दिए। नहीं समझे? तो अवशिष्ट विषय किसमें? लेकिन फिर दूसरे पक्ष में अगर हम देखें, अगर अवशिष्ट विषय में कोई महत्वपूर्ण चीज हो गई तो इसलिए केंद्र को रखने पड़ते हैं अपने हाथ में। ठीक है, ठीक है जी। फिर 11 प्रांतों में विधानसभा का गठन किया गया। भाई कितने? 11 प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस, उसमें विधानसभाओं का गठन किया गया। 6 प्रांतों, कौन कौन से? बिहार, कौन कौन से? बंगाल, असम बोलते हैं उसे आज, असम। संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस, यूपी बोलते हैं। यूपी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड प्रोविंस। अब उसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, इसलिए फिर भी यूपी। ठीक है, संयुक्त प्रांत। बंबई, जिसको आज आप नहीं, मुंबई तो जगह का नाम है, प्रांत था पहले बंबई। गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब एक ही था पहले, इसको बंबई प्रांत बोलते थे। क्या बोलते थे? मद्रास। अब आप बोलोगे मद्रास कौन? तो मद्रास तो सिटी है, मद्रास प्रांत की बात कर रहा हूं मैं। पूरा तमिलनाडु, पूरा क्या? तमिलनाडु के ऊपर तक का पार्ट पूरा क्या बोलते थे? मद्रास प्रांत बोलते थे। मद्रास का मतलब सिटी मत समझना कि चेन्नई हो गया जी उसका नाम। मद्रास प्रांत की बात कर रहा है, प्रोविंस बड़े होते हैं। ठीक है। में द्विसदनीय विधानमंडल यानी क्या बोलते हैं उसको? बाइकैमरल, बाइकैमरल द्विसदनीय व्यवस्था की गई, यानी विधानसभा भी की गई, विधान परिषद भी की गई। इतना समझ में आ गया? ठीक है। निम्न सदन जो थी विधानसभा थी। आज भी लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस होती है। क्या होती है? गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद को मिलाकर विधानमंडल बोला जाता है, लेजिस्लेचर बोला जाता है। क्या बोलते हैं?
विधानमंडल मतलब नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 आज के हिसाब से बता रहा हूं, नंबर 1 राज्यपाल, नंबर 2 विधानसभा। ब्रैकेट में लिखा जाता जिन राज्यों में है, सारी 28 राज्यों में नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में भी है भाई। जम्मू कश्मीर में थी तो जम्मू कश्मीर तो अब क्या बन गया आपका, यूनियन टेरिटरी बन गया। कई जगह पर बनी पहले, फिर बाद में हटा दी गई, जैसे तमिलनाडु में बनी थी फिर हटा दी गई वहां से। फिर जैसे राजस्थान में प्रस्ताव है लेकिन पता नहीं क्या हुआ, है ना। तो ये बताना चाह रहा हूं, तो बड़े राज्यों में आज भी हमारी क्या है, विधान परिषदें हैं। तो निम्न सदन क्या है, विधानसभा थी। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, भारत परिषद का अंत, इंडिया काउंसिल, भारत परिषद का क्या अंत कर दिया गया। मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, अगर मैं यूपीएससी का पेपर बनाता या अगर मैं लोक सेवा आयोग का पेपर बनाता तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाता, क्योंकि इस पॉइंट पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। मेरा काम है आपका ध्यान फाइल के हर उस बारीकी तक ले जाने के लिए, आपको पढ़ने के लिए बाध्य करना। एग्जामिनिंग बॉडी का काम क्या है कि मुझको ऐसे क्लरिकल स्टाफ चाहिए या मुझको एक ऐसा स्टाफ चाहिए जो कि बारीकियां पढ़ना जानता हो। इसीलिए ये सब चीजें कराई जा रही हैं आपको, इतिहास, भूगोल, ये पैमाने हैं। जो इन पैमानों पर खरा उतरेगा वही उस फाइल वर्क को करने में, अच्छा करने में क्या होगा, सक्षम होगा। ठीक है, अगर आप इन चीजों, ये थोड़े काम आना है आपके, कहीं बाबर और हुमायूं कहीं नहीं पढ़ना है आपने। अब जहां आपकी नौकरी लगी उसी दिन किताबों को क्या कर देना, दान कर देना, कहीं काम नहीं आएगा आपके। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये पैमाने हैं, अगर आप इसमें कर पाए, ढूंढ पाए, तो आप फाइल वर्क भी क्या करोगे, बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, बाकी गाना सुन लेना मनोज कुमार का। भारत परिषद का अंत कर दिया गया भाई, भारत परिषद का अंत कर दिया गया। 1858 के एक्ट में बनी थी भारत परिषद। क्या बनी थी, 15 सदस्यीय भारत परिषद बनी थी, है ना। भारत सचिव भी बना था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। चलो जी, फिर क्या हुआ, 1937 का विधानसभा चुनाव इस अधिनियम के लागू होने के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। 1937 का चुनाव इसी की वजह से हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा 1935 ईस्वी में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया भाई, बर्मा। और फिर पड़ा अकाल। क्या पड़ा, आप बर्मा को अलग कर रहे हो और व्यवस्था नहीं कर रहे हो चावल की। कई लाख टन चावल आता था बर्मा से, वो आना बंद हो गया, चावल खत्म। तो भारतीयों का आधा भोजन, भाई हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंग क्या है, भात, चावल नहीं है। अब चावल नहीं आया तो क्या हो गया, अकाल पड़ गया। यहां पर क्या पड़ा, 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध का निर्माण हुआ। किसका, उड़ीसा और सिंध, बिना सिंध के हिंद नहीं, सिंध आना चाहिए। आगे 1935 के एक्ट द्वारा प्रांतों में स्वशासन और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। प्रथम बार संपूर्ण भारत के लिए संघ शासन की स्थापना, जिसमें भारतीय नरेशों के राज्य सम्मिलित थे। एक संघीय न्यायालय की स्थापना, द्विसदनीय प्रणाली आदि की स्थापना की गई। परंतु इनमें अनेक दोष थे। अब दोष भी तो देखने, क्या दोष थे। वास्तविकता में व्यवस्थापिका सभाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। इसी प्रकार भारतीय मंत्री, गवर्नर जनरल और गवर्नरों के विशेषाधिकारों के कारण अशक्त होते थे मंत्री, बस शक्तियां नहीं थी, शक्तिहीन थे। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पहले की भांति विद्यमान थी। इसके अतिरिक्त उसमें ऐसा कोई प्रबंध न था जिसमें गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह को मानने के लिए बाध्य हो। भाई बाध्य, जब बाध्य होगा तभी तो, जैसे राष्ट्रपति बिना मंत्री परिषद की सलाह के कुछ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं, शक्तियां पढ़ते हैं, 1 पेज 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज, लेकिन क्या करना उन शक्तियों को पढ़ के, लास्ट में लिखा हुआ क्या, बिना मंत्री परिषद की सलाह के कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया। तो गवर्नर जनरल भारतीय मंत्रियों की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं था, ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं। इस प्रकार प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना केवल नाम के लिए थी और एक सीमित क्षेत्र में ही भारतीयों को स्वतंत्र अधिकार नहीं दिए गए थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय नरेश आदि ने इस व्यवस्था का विरोध किया। इस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू की सेइंग आती है। उन्होंने कहा, ये अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। इस गाड़ी में इंजन तो है नहीं पर ब्रेक बहुत सारे हैं, तो क्या करना है ऐसी गाड़ी का, जिसमें इंजन ही नहीं होगा, इसका मतलब चलेगी नहीं, और ब्रेक बहुत सारे लगा दिए। जिन्ना ने कहा कि यह पूर्णतः सड़ा और मूल रूप से बुरा है। क्या है, सड़ा और मूल रूप से क्या है, बुरा है। इतना समझ में आ गया। तो ये प्रावधान थे भाई इसमें, किसमें,
उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। बंद हो गया।